नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा में हूं आपके साथ श्रुतिका थपलिया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। योगी सरकार ने इस बार बम्पर बजट पेश किया है। बताया जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज जो है पेश किया गया। सीएम योगी ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है और बजट के दायरे के साथ ही प्रदेश का राजस्व संग्रह भी बढ़ा है। उन्होंने विभिन्न मदों से राज्य को हुई राजस्व प्राप्ति का विस्तार से ब्यौरा भी दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट नहीं बंटवारा है। इस बजट से किसानों में मायूसी छा गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और नौजवान इस बजट से जो उम्मीद लगाकर बैठा था वो नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों अखिलेश ने बजट को बंटवारा बताया है, इस पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में दीप चंद्र राठौर इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। समाजवादी पार्टी से रामजी भाई जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। और पॉलिटिकल एनालिस्ट दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास में ही आऊंगी। रामजी भाई, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? वहीं अगर अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ने इसे बजट नहीं बंटवारा बता दिया है। वहीं बीजेपी जो है इस बजट को लेकर के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बता रही है। युवाओं के लिए भी तमाम तरीके की चीजें इसमें शामिल हैं। किसान से लेकर महिलाओं तक सब जगह इस बजट में रखा गया है। महिलाओं से लेकर किसान तक जो है बजट में चर्चा की गई है। सबसे महाबजट में तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। क्या कहेंगे इस पर राम जी भाई? जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरह का बजट आया है उससे ना तो नौजवान उम्मीद कर सकते हैं, ना किसान उम्मीद कर सकते हैं, और ना ही खासकर जो ये सरकार कह रही है कि महिलाओं के हित में बजट, तो महिला भी इस बजट से संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। मसलन आपको बता दूं, अगर हम किसानों की ही बात करें तो किसानों के लिए जिस तरह से ये चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले एक उम्मीद जताई जा रही थी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मिल रही है उसके तहत अब जो चूंकि दोबारा योगी सरकार 2 का मामला है, इसलिए वो बजट बढ़ाया जाएगा और उसको उसकी कीमत 6,000 से या तो 12,000 की जाएगी या तो 10,000 अनुमानित बातचीत चलती थी। और मुझे तो लगता है कि जो क्षेत्रीय नेता रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गांव में गए हों, चाहे कार्यकर्ता के रूप में गांव में गए हों, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसानों के हित में ये बातें कही थी कि ये बजट भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। बिजली बिल का जो सरकार ने वायदा किया था, सराहनीय काम किया कि सरकार ने 50% लेस करने की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिजली व्यवस्था सुधरेगी कब? सबसे बड़ी बात है कि आज भी जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे, तब मैं जिस शहर से आता हूँ, बांदा के तमाम मोहल्लों में बिजली नहीं थी और लगातार क्योंकि जो बिजली के अधिकारी थे ना तो वो फोन उठा रहे थे, और चाहे वो लाइनमैन से बात करो तो वो भी फोन उठाने को तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी आज बता दूं कि आज के ही दिन जब बजट पेश हुआ है और विद्युत के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कसीदे पढ़े हैं, उसी समय बांदा के बबेरू में जनसेवक पीसी पटेल विद्युत की समस्याओं को लेकर के 2 दिन पहले चक्का जाम किया था उन्होंने, और आज उन्हें मजबूरन आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति कि जिस समय वित्त मंत्री बजट पेश करके बिजली विभाग पर दावे ठोक रहे हो कि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, बिजली ठीक ठाक मिलेगी किसानों को, उसी समय जनता की ये समस्या है, ये परेशानियां है। तो बात यह है कि आखिरकार आपने कर तो दिया, लेकिन बिजली मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इसका दावा नहीं किया गया है इस बजट में। युवाओं के लिए खासकर जो बात कही गई है, 1 मिनट में बोल लूं, अपनी बात पूरी कर लूं। युवाओं के लिए जो कहा जा रहा है, मैंने देखा कि जो विद्यालय की स्थिति है वहां पर शिक्षा मंत्री ने भी बोला, उन्होंने बताया, आज तो खैर वित्त मंत्री ने ही कसीदे पढ़ दिए, बड़ा अच्छा लगा जब वित्त मंत्री जी अपना पेपरलेस बजट पेश कर रहे थे, लेकिन जो स्कूलों की व्यवस्था है वो इतनी जर्जर व्यवस्था है। आइए हम आपको गांवों में दिखवा दें कि किस तरह से गांवों में स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो बिल्डिंग है, वो इतनी जर्जर अवस्था की है कि उनके नीचे बच्चे पढ़ने को ही तैयार नहीं है। आप भले ही 1100 का ड्रेस दिलवाएंगे,
और तमाम बातें करेंगे, लेकिन विद्यालय की आखिरकार बिल्डिंग कब सही होगी, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कब सही होगा। आपने वो सस्ती वाली टाइल्स वाइल्स लगवा करके ये क्या दिखा रहे हैं कि हमारा विद्यालय ठीक हो गया, ठीक हो गया। तमाम विद्यालयों में तमाम अध्यापक गायब हैं, और अगर उनमें जिला स्तरीय आप अगर शिकायत भी आप करते हो तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे में आप बजट को एक जो झूठ का पुलिंदा हम कह सकते हैं कि ये सब झूठ का पुलिंदा है। सरकार अपने मनमाफिक तरीके से, कुछ बातें होती हैं जिन्होंने अपने वायदा अनुसार जो चुनाव में उन्होंने वायदा किया था उन्हें पूरा किया है। जी ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं श्रीनिवास पांडे जी। श्रीनिवास पांडे जी, बीजेपी सरकार इसको जो है खुशहाली का बजट कह रही है, महा बजट है, जहां पर जो है महिलाओं से लेकर किसान, युवा सभी को इसमें जगह दी गई है, सभी के लिए है। लेकिन वहीं अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी नहीं खुश है इस बजट से। क्या कहेंगे इस पर? वहीं अखिलेश यादव तमाम तरीके की तंज कस रहे हैं बीजेपी सरकार के इस बजट को लेकर के। संपर्क कहीं ना कहीं टूट गया है। हमारे साथ में तमाम और भी राजनीतिक दल इस वक्त जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। इसी पर मैं बजट को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। इस बार वित्त मंत्री खन्ना जी ने जो बजट पेश किया उत्तर प्रदेश का, वो बजट ठीक उसी तरह से लग रहा था जैसे 2020-2021 में पेश किया गया था। बड़ी बड़ी बातें उस समय कही गई। तकरीबन 2020-2021 का अगर जब बजट देखेंगे आप, 5.5 लाख करोड़ का बजट था लगभग, जिसमें 27,598 करोड़ की जन कल्याण योजनाएं जारी की गई। इसमें से बच्चों को टैबलेट देना था, किसानों को उनका बीज मुफ्त देना था, सिंचाई के लिए पानी मुफ्त देना था, और जो कोरोना काल में बच्चे कुपोषण के शिकार हुए थे उनको फूड सप्लीमेंट देने की बात कही गई थी। मगर इस वर्ष अगर उसकी समीक्षा की जाए, इन सभी चीजों पे उत्तर प्रदेश की सरकार फिसलती साबित हुई है। ठीक उसी तरह से इस बार का बजट जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो अभी तक उतरी नहीं है। मैं पिछली बार का बजट अगर आपको शिक्षा के आधार पे बताऊं तो पिछली बार इन्होंने 28,272 करोड़ रुपए का बजट रखा था शिक्षा के ऊपर, जो पूरी बजट का, कुल बजट का मात्र 3% लगभग बजट था। अगर 5.5 लाख करोड़ का बजट हमारे उत्तर प्रदेश का पिछली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पेश किया था, उसका ये कुल 3% बजट था शिक्षा के ऊपर। अभी हमारे मित्र सपा के बता रहे थे कि जैसे स्कूलों में जो टाइलें वगैरह लगाई जा रही हैं, ये किया जा रहा है, वो रंग रोगन किया जा रहा है, तो इस पैसे से अगर आप देखेंगे, इस पैसे में आधे से ज्यादा जो है वो तनख्वाह में बढ़ जाता है। उसके बाद उस स्कूल में अगर आप टाइल लगा दें, आप सोने की बड़े बड़े जंजीरें वहां टंगवा दें, अगर अंदर पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं होगा, अंदर व्यवस्थाएं नहीं होंगी, बच्चों के पास बस्ता नहीं होगा, किताब नहीं होगा, छत चूर ही होगी, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, नीचे बैठने की जगह होगी, टेबल कुर्सी नहीं होगी, तो ये सब तो बेमानी है ना। सरकार की जो बातें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मैं बता दूं, इस बार का जो आंकड़ा था 2020-2021 में तकरीबन 15,785 प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है, यानी उनकी वहां पे पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया है। पूछने पे ये बताया गया है कि वहां की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। तो ये जो बजट, भारी भरकम बजट आप बताते हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर इस बार रख रखा है, तो ये क्यों नहीं उन पे लगता है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं लगता, वो बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट होती। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैं बता दूं, 93,224 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षा के ऊपर बजट रखा था, जो मात्र 2.4% है। बहुत छोटा सा बजट रखते हो। दिल्ली में अगर हम लोग बजट बनाते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली का बजट बनाती है, पूरे बजट का 25% शिक्षा के ऊपर रखती है और 26% स्वास्थ्य के ऊपर रखती है, तभी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, एक बार जवाब लेंगे। श्रीनिवास पांडे जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? हाँ, पहुंच रही है। स्वागत है श्रीनिवास पांडे जी, बहुत देर से आपका इंतजार भी हम लोग कर रहे हैं। किसान से लेकर महिलाओं तक चर्चा है योगी सरकार के इस महा बजट में, लेकिन विपक्ष आखिर क्यों आप पर निशाना साधा है? वहीं अगर प्रितपाल सिंह सलूजा की बात करी जाए, जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि फिसड्डी साबित हो रहा है, फिसड्डी साबित हो गया बीजेपी का ये जो बजट है। और वहीं अगर भारी भरकम बजट की बात करते हैं तो उसके बावजूद भी स्वास्थ्य की, शिक्षा की जर्जर हालत क्यों है, बिल्डिंग्स की फर्नीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा आखिर क्यों है? तमाम तरीके के सवाल हैं, क्या कहेंगे इस पर?
विपक्ष का तो देखिए काम ही है कहना कि उनको तो सभी कितनी भी की चीजें अच्छी कर दी जाए तो उनको कमियां ही लगती है। और जो योगी जी ने बजट किया है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लेके और हमारे एजुकेशन को सिस्टम है। और अभी मैं आम आदमी की पार्टी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छे स्वास्थ्य पे बहुत खर्चा किया, तो जब कोरोना काल आया तो इनका क्यों गड़बड़ा गया, केजरीवाल क्यों गड़बड़ा गया? उनसे तो संभल ही नहीं रही थी दिल्ली कोरोना में, तो मोदी कोरोना काल में WHO का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कुछ भी मत अपने बोलिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए भाई, आप केजरीवाल जी पर क्यों तंज कसने लगे? आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए कि कोरोना काल में किस तरह से गंगा में लाशें बह रही थी, और आप केजरीवाल जी पर कहता नहीं, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई सवाल करो, 10,000 का बेड बना के दिया था अमित शाह ने बना के दिया था। एक मिनट इस तरीके से चर्चा नहीं, प्लीज इस तरीके से नहीं। और हमारे शिक्षा और योगी जी को वर्ल्ड बैंक ने में भी कहा था कि योगी जी ने कोरोना काल में बहुत अच्छे ढंग से स्थिति को संभाली। और ये जो बजट आया है वो से आप निश्चिंत रहिए, स्वास्थ्य के लिए और सबके लिए शिक्षा के स्तर को बहुत। एक मिनट राम जी भाई, लौट रही हूँ एक एक करके, इस तरीके से चर्चा नहीं प्लीज। स्वास्थ्य के में अच्छे जो भी बजट उन्होंने दिया है स्वास्थ्य के लिए, और उन्होंने जो शिक्षा के लिए दिया है बजट, भारी भरकम बजट दिया है, तो उसको बजट को ध्यान में रख के दिया है। और योगी जी के कुशल नेतृत्व पे यकीन है कि जनता को इससे लाभान्वित होगी, जनता बहुत आगे बढ़ेगी, इसका बहुत फायदा लोगों को मिलेगा। और विपक्ष का काम है, विपक्ष को अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम जो करना है। विपक्ष अगर अच्छी बात पे क्रिटिसिज्म करता है तो हम उसको क्रिटिसिज्म को अच्छे ढंग से लेंगे, लेकिन बेफालतू का अगर क्रिटिसिज्म होता है तो उसको लेने के लिए हम लोग हकदार नहीं है। और ये बजट आपको निश्चित है कि योगी जी के कुशल नेतृत्व में विकास की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा जी कुछ कह रहे हैं पर उनकी बात सुनेंगे, फिर मैं दिलीप यशवर्धन जी के पास आगे बढ़ रही हूं। जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो न जाने क्यों केजरीवाल का नाम लेके अपना दिन और रात दोनों सफल बनाने में लगे रहते हैं। इनको शायद पता नहीं है कि जब कोरोना काल हुआ था तो दिल्ली के बॉर्डर जो नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा का बॉर्डर, वो नोएडा में जो नहीं होता, आप केजरीवाल की हालत जब से कोई भी केजरीवाल से संभाल नहीं दीजिए, उनको जो कोरोना में दिया भी था ना केंद्र सरकार ने पैसा वेस्ट कर दिया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। हर 2 मिनट बाद वो एडवर्टाइजमेंट बात, कोरोना काल को भी नहीं छोड़ा। ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपको शोभा देता है। ये इन्होंने सवाल पूछा तो जवाब भी तो मैं दे दूं। हाँ तो दीजिए आप जवाब, उसको काट भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे। बहुत बड़ा पैसा रखा, जरा ये बता दे पूरे कुल बजट का 6.25 लाख करोड़ का बजट इस बार पेश किया, पिछली बार 5.5 लाख करोड़ का बजट था। ये बता दे 2020-2021 में शिक्षा के ऊपर कितने प्रतिशत बजट का रखा था और स्वास्थ्य के ऊपर कितने प्रतिशत बजट रखा था इनके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और इस बार क्या रखा ये बता दे जरा। रखिए बात श्रीनिवास पांडे जी। जो हमारा बजट है वो जनता के उसमें मुद्दे पे रखा गया है, जनता के भलाई के लिए रखा गया है, और जनता के लिए वो जितना भी स्वास्थ्य का बजट है और जिस प्रकार से योगी जी ने कोरोना काल में भी स्थिति को नियंत्रण किया वो बहुत। सवाल तो सुन लीजिए श्रीनिवास पांडे जी, वो कह रहे हैं कितने परसेंट रखा गया है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, और जो इनके मनीष सिसोदिया जी जो लेके आए थे रोल मॉडल, और आप बहुत सारे आज भी कॉलेज हैं उनका काया पलट योगी जी ने किया है अपने कुशल नेतृत्व में। योगी जी ने है अगर ऐसी चीज। श्रीनिवास पांडे जी, आम आदमी पार्टी जो सवाल कर रही है उसका जवाब दीजिए। श्रीनिवास पांडे जी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल दिया है बजट में जो उन्होंने रखा है, तो बजट में उन्होंने सारी चीजों पे मुद्दे पे कितना परसेंट रखा है ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी। क्या पूछ रही है? इनको जानकारी की कमी है। इनका आप अपना सवाल फिर रिपीट कीजिए, क्या जवाब है उसी का जवाब। एक मिनट मैं कर रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। प्रितपाल सिंह सलूजा जी का बजट कर दिया गया था शिक्षा के ऊपर, दीपिका जी शिक्षा मैं आ रही हूँ वाली चीजों पे 200 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने कम किया। ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास में, इस सवाल का जवाब भी लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से दीपचंद राठौर जी भी यहाँ पर जुड़े हुए। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक?
बिल्कुल आ रही है रितिका। इसी को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। बजट को लेकर के बीजेपी इसे जो है सबसे बड़ा बजट बता रही है, महा बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के कई सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल आदरणीय रितिका जी, ये बहुत ही नकारात्मक और निराशाजनक बजट है। किसी भी तरह का कोई भी नया रोड मैप प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। देखिए, आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं होते। इन्होंने क्या करा, आंकड़ों का मक्कर जाल बनाया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। ना इन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार की बात करी, ना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बात है। जो हम कहते हैं 33% आरक्षण, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, ना ही किसानों पर कोई बात करी, ना ही शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जिस इन्वेस्टर सीमेंट की बात करते हैं, आपने उनके लिए रेड कारपेट तो बिछा दी, लेकिन जो निवेश हुआ वो उद्योग कहाँ, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता। अगर देता भी है तो चलो बताइए आपने रोजगार कितने दिए। अभी भी रितिका जी 12 लाख नौकरी सरकारी पद अभी भी खाली है। आपके शासनकाल में लगातार पेपर लीक होते रहे, परीक्षा रद्द हुई। आपने रोजगार कहाँ दिया? सरकार को इस पे भी श्वेत पत्र देना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये करा है कि हमने बहुत अच्छा लोगों के विकास के लिए हम ये बजट लेकर आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 5 साल पहले 2011 के अंदर 52% पिछड़ों की और दलितों की आपने बात करी थी। जो इस बजट में वो एक बात, उसके साथ भी आपने धोखा करा। नहीं तो इसमें सैलरीड, नहीं मिडिल क्लास और नहीं सीनियर सिटीजन की कोई किसी तरह की राहत देने की बात करी है। रितिका जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से बोलता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। पिछले 3 सालों में पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन नंबर 1 पर यह पहुंच चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और गायों की राजनीति करती है, हमने देखा है 5 सालों में गाय भूख और प्यास तड़प कर मरती रही। इस बजट में कुछ ऐसा नहीं देखा गया कि गायों के जीवन में बदलाव ला सके। अभी इन्होंने बजट में ये तो जरूर कहा है कि हम नौकरी देंगे, पर इन्होंने यही नहीं बताया रितिका कि हम सरकारी देंगे या प्राइवेट देंगे या नरेगा के अंदर। अगर आप नौकरी देने को नौकरी कहते हो तो उसके लिए मैं खेद चाहूंगा। और अभी हमारा पूरे वर्ल्ड देश ने कोरोना की मार के लिए, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटलाइज के अंदर कितना बजट पास करा है? 10,000 करोड़। अरे भाई, अभी तो आपको इसके अंदर इस बजट को बढ़ाना चाहिए था, आपने वो बजट नहीं बढ़ाया। आपने अभी तक शिक्षा के ऊपर बजट को कम करा है, बढ़ाया नहीं आपने। आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपने पिछले बजट में कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आय डबल हो जाएगी, आज तक हुई नहीं हुई। एमएसपी पे आपने एक शब्द तक नहीं बोला। सैनिक स्कूल अभी तक आपने कोई नया नहीं बनवाया 5 साल के अंदर। आपने किसानों का बकाया देने की बात अभी तक नहीं करी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात नहीं करी। पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर जो आपने वादे करे थे, उस वादे के ऊपर आपने लोगों को, प्रदेश की जनता को बताया कि हम आपको किस तरह लाभान्वित करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि रितिका जी, इन्हों को सिर्फ लोगों को गुमराह करना आता। जिस तरह आज से 8 साल पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि काशी को टोक्यो बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये उसी तरह का एक जुमला, जो मैं तो कहूंगा ये बजट नहीं, एक तरह की जुमला वाला बजट है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। उसके बाद मैं दिलीप यशवर्धन जी के पास में जा रही हूँ। श्रीनिवास पांडे जी, इसी बात पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। लगातार विपक्ष कह रहा है कि जो आंकड़े हैं, जो बजट है वो पन्नों पर है, लेकिन धरातल पर कहाँ है। वहीं बेरोजगारी को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल हैं कि आपने ये तो बता दिया कि आप इतने लाख लोगों को जो है रोजगार देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट नौकरी देंगे, कैसे देंगे, स्वरोजगार से उसको जोड़ेंगे, इसका रोड मैप आपने वहां पर नहीं बताया। तमाम तरीके के सवाल, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। फिर दिलीप यशवर्धन जी। ये पहले बात तो गंभीर आरोप है कि बिल्कुल मिलेगी नौकरी, चाहे वो मनरेगा के थ्रू हो, चाहे वो सरकारी नौकरी है, जो भी रिक्त स्थान है उसको भरा जाएगा। और जो इन्होंने कहा कि इन्होंने 70 साल में क्या किया, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, कितने लोगों को किया, ये अपने बजट को दूसरे पे माथा फोड़ते हैं। इन्होंने क्या किया, ये हमने जितना भी बजट बनाया है लोगों को, जवाब तो लेने दीजिए, अगर जवाब तो लेने दीजिए, बीजेपी से समझती है
हम जनता के पक्ष पे इनके पक्ष मतलब इनको जवाबदेही नहीं है, चाहे वो मनरेगा से नौकरी देनी हो, चाहे हम रिक्त स्थान पूरा किया। और जहां पेपर लीक की बात होती है, पेपर लीक में तो इनकी सरकार में भी ऐसा नहीं होता था कि पेपर लीक नहीं होता था या नहीं होता था। पेपर लीक पे त्वरित कार्रवाई भी हुई है और उस पे पूरा ठोस आधारभूत कदम उठाया है। और हम जो रोजगार को बिल्कुल श्रीनिवास पांडे जी, अगर त्वरित कार्रवाई हुई है पेपर लीक को लेकर के, श्रीनिवास पांडे जी, अगर पेपर लीक को लेकर के आपकी सरकार ने कड़ी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई की है, उसके बावजूद भी लगातार पेपर लीक वाली घटनाएं क्यों होती है सर? पेपर लीक वाली घटना हम मानते हैं कि पेपर वाली घटना लीक होती है, तो देखिए पूरा प्रजातंत्र में तो भ्रष्टाचार इन्होंने इंजेक्ट किया है, तो उसको सफाई करते करते तो टाइम लगेगा। अरे सारी बात में ठीक है, आप कांग्रेस पर फोड़ देते हैं श्रीनिवास पांडे जी, सवाल आपसे पूछते हैं, आप कांग्रेस में फोड़ देते हैं। और बसपा सरकार ने क्या हालत कर दी 20 साल में, और हमसे उम्मीद की जाती है कि 5 साल में हम उसको एकदम तुरंत सुधार दे। तो अभी हम मतलब उसमें सुधार की प्रक्रिया, अरे तो हर बात में बीजेपी, आप तो हर बात में कांग्रेस के सर पे ठीक फोड़ते हैं सर। आपसे सवाल कुछ पूछा जाता है आप आबादी के पास चले जाते हैं, आपसे सवाल कुछ पूछते हैं आप समाजवादी पार्टी के पास चले जाते हैं। में इन्होंने नहीं किया, हम तो उसको सुधारने में है। जो इन्होंने इंजेक्ट किया, इतना कर्ज लेके कांग्रेस ने रखा, तो अभी मोदी जी को भरना पड़ रहा है। इन्होंने सब्सिडी देके पेट्रोल पे सब्सिडी, बस वोट बैंक की राजनीति इन्होंने की और इतना करके कर्ज रख दिया। हमारे जो रिपोर्ट का यह आंकड़ा दे रहे हैं, तो क्या कर्जदार किसने बनाया? कर्जदार कांग्रेस ने बनाया, सपा ने। इन लोगों ने तो बस देश को लूटा है, देश को खाया है, देश को लूट खाने का काम किया है, और लूट खाने के लिए लूट खाने के काम किया है। तो हम तो उसको सुधार की प्रक्रिया में है और पूरे सफाई होगी। जितना भी भ्रष्टाचार जो सपा के वहां से नोट पकड़ाई जाती है, सब पकड़ाई जाती है, और सुधार की प्रक्रिया में तो है ही, पूरा देश सुधरेगा। और हमें पूरी जो सफाई करनी, जो कूड़ा कचरा हो गया था, उसकी सफाई करने के लिए, और बजट भी आप निश्चिंत रहिए। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, सफाई करते रहिए, आप युवाओं को रोजगार मत दीजिए, महंगाई मत घटाइए, आपको तो महंगाई दिखती नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं, रोजगार भी देंगे। और ये आपसे कोरोना को लेकर के सवाल पूछो, आप दिल्ली भाग जाते हैं। अगर ये शासन में आ जाते तो ये एक रात में बेरोजगारी खत्म कर देते। इनसे पूछो, एक रात में दिल्ली का आंकड़ा इन्होंने तो बता दिया। दिल्ली का आंकड़ा बताइए, राजस्थान का आंकड़ा बताइए, कहाँ पे बेरोजगारी नहीं है? ये क्या दूर कर दिए? बस ये तोहमत लगाना उत्तर प्रदेश में आता है, तो हम बिल्कुल इसको दूर करेंगे और बिल्कुल जनता के भलाई के लिए कार्य कर रही है। और इसमें नो भ्रष्टाचार है। ये ऐसी पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की 20-25 साल बाद जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले भी नहीं आए हैं, मतलब सरकारी तंत्र से, चाहे वो सपा सरकार। ओके, सवाल यही रहेगा मेरा आपसे, अभी जवाब मत दीजिएगा कि आपसे सवाल पूछो कोरोना को लेकर के आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर चले जाते हैं, आपसे सवाल पूछो पेपर लीक को लेकर के आप सपा के पास चले जाते हैं, आपको पूछो सवाल किसी और चीज को लेकर के, हर चीज का ठीक है ज्ञानव्यापी का मुद्दा, तो ये आ जाते हैं बेरोजगारी पे। जब इनसे पूछा धर्म के लिए ताजमहल क्यों बन रहा है, तो ये आ जाते हैं बेरोजगारी के मुद्दे। कोरोना ही का बता रहे हैं कि हमने कोरोना में किया, हमने कंट्रोल किया। क्यों? आपने स्वास्थ्य पे पूछा था ना, तो मैंने उसी का जवाब दिया, स्वास्थ्य पे। और बेरोजगारी का पूछा तो उसी पे मैंने जवाब दिया। मैंने कोई अलग से अपनी नहीं स्टेटमेंट जोड़ी है, लीक से हटा नहीं हूं मैं। और हम लोग का काम नहीं है कि लीक से हट के बात को लीपापोती करे। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट रहेगी। विश्लेषक हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दिलीप केशवर्धन जी। एक सेकंड में आ रही हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, दिलीप केशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी रितिका जी पहुंच रही है, मेरी वीडियो आज नहीं चल रही है किसी का। हाँ कोई बात नहीं सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ये बजट को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ सर। किसान से लेकर महिलाओं तक की चर्चा योगी के पहले महा बजट में की गई है, तो क्या कहेंगे सर? जनता की जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी कर पाई है ये सरकार? इस पर रितिका जी पहले तो फर्क समझना होगा सेंट्रल और स्टेट के बजट में। और जो यूनिवर्सल बजट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। स्टेट गवर्नमेंट का बजट टैक्सेशन को लेकर के नहीं होता है, जिससे आम जनता को जो उम्मीदें होती हैं टैक्सेशन को लेकर के, वो डोमेन स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बजट में किसको क्या दिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, पुराने बजट से इस बजट में क्या कंपैरिजन, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं प्योरली आपसे बजट पर बात करूंगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है आज बजट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार ने पेश किया है, मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात करूंगा। बजट को साधारण सी भाषा में कहा जाता है
आय और व्यय का ब्यौरा, मतलब कि जो सरकार इस साल है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 22 और 23, इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के पास पैसा किन मदों से आएगा और कितना आएगा, और सरकार उस पैसे को किन मदों में खर्चा करेगी और कितना खर्चा करेगी। और बहुत साधारण सी भाषा में अगर कहा जाए तो बजट का मतलब है कि जो आय है और जो व्यय है वो या तो बराबर होना चाहिए, या आय ज्यादा होनी चाहिए, व्यय कम होना चाहिए, तो उसको एक हेल्दी बजट कहा जाता है। अब जो आज का बजट है, ये बजट का जो प्रारूप है वो मेरे सामने रखा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है, ये प्रोजेक्शन किया है कि उनकी जो साल भर में प्राप्तियां होंगी वो 5,44,836 करोड़ रुपए होंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उन्होंने एक्सपेंसेस दिखाए हैं अलग अलग हेड्स में, अभी मैं हेड्स पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं। उन्होंने जो एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया है उस एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्शन है 5,45,370 करोड़ रुपया, यानी कि गवर्नमेंट ने आज ही ये मान लिया कि इनका बजट घाटे का है। 534 रुपए अभी भी डेफिसिट है, ये सरकार ने प्रोजेक्शन किया है, ये खुद सरकार ने कहा है कि वो 534 रुपए के घाटे में इस साल जाएगी। अब आप सोचिए कि 534 रुपए का घाटा अगर आ रहा है तो हम बजट को अच्छा कैसे मानेंगे, और इस 534 रुपए के घाटे को कवर करने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई और तरीके सरकार के द्वारा अपनाए जाएंगे। अब सरकार ने आंकड़ों में कैसे खेल किया है कि इस 534 रुपए के घाटे को कवर करने के लिए इन्होंने 6,000 करोड़ का पब्लिक अकाउंट का पैसा रेवेन्यू में जोड़ दिया। जो लोक लेखा होता है, जिसको पब्लिक अकाउंट कहा जाता है, उसका 6,000 करोड़ रुपए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हम इस साल लोक लेखा अकाउंट से 6,000 करोड़ रुपए लेंगे तो हम 5,465 रुपए प्लस में चले जाएंगे। अभी जो पब्लिक अकाउंट का पैसा होता है ये सरकार की कमाई नहीं होती है, ये सरकार की लायबिलिटी होती है, ये आपको आने वाले सालों में वापस करनी होती है। आपने उधारी के पैसे को अपने इनकम में दिखा करके अपने बजट को 5,465 रुपए प्लस में दिखा दिया, जो सिर्फ आंकड़ों का खेल है और प्योरली गलत है। अगर मैं फाइनेंशियल दृष्टि से बात करूं, इकोनॉमिक दृष्टि से बात करूं, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये एकदम गलत है और 534 रुपए का लॉस आपको आ रहा है। इसके बाद अब आप जब आगे चलते हैं कि हम जब अलग अलग हेड्स में पैसा लाएंगे, तो इन्होंने ये प्रोजेक्शन किया जो राजस्व लेखे की यानी कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, उस रेवेन्यू रिसीट में एक हेड इन्होंने लिखा है भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब तो जो लैंड रेवेन्यू होता है, लैंड रेवेन्यू पिछले साल जो वसूला गया था 21 और 22 में वो था 263 करोड़ रुपया, और इस साल जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है वो 860 करोड़ रुपए। और लैंड रेवेन्यू किससे वसूला जाता है ये शायद सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि लैंड रेवेन्यू मेनली किसानों के द्वारा पे किया जाता है। अब आप सोचिए कि किसानों से मिलने वाला पैसा जो पिछले साल 263 करोड़ था वो इस साल 860 करोड़ यानी कि 596 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इसका साफ मतलब है कि आप किसानों की आय बढ़ा पाएंगे तभी तो 596 करोड़ रुपए का टैक्स ले पाएंगे। तो वो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी इसका कहीं कोई जिक्र या एलोकेशन आपके बजट में नहीं है। सिवाय कर्जा माफी कर देने से ये रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ये रेवेन्यू सरकार का 596 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है कि किसानों की कई हजार करोड़ गुना इनकम जब बढ़ेगी तब सरकार का इतना बड़ा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके बाद सरकार ने जो ये दिखाया कि हम लोन लेंगे, अगर आप लोन लेने की बात हम कब करते हैं या कोई भी व्यक्ति आम जिंदगी में लोन कब लेता है, जब उसके पास अपनी इनकम की कमी होती है तभी हम लोन लेते हैं। आपने जो पिछले साल लोन लिया था 21 और 22 में और जो इस साल आपने लोन लेने का प्रोजेक्शन किया है उसमें डिफरेंस कितना है। एक तरफ तो आपने कहा कि हम साहब 543 करोड़ के नुकसान में है, फिर 6,000 रुपए पब्लिक अकाउंट का पैसा जोड़ के आपने कहा कि हम 5,000 समथिंग करोड़ हम प्लस में हैं। अगर आप 5,000 समथिंग करोड़ प्लस में हैं तो फिर आपको लोन की क्या जरूरत है। लोन का प्रोजेक्शन भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और लोन का प्रोजेक्शन आपने बाजार से जो कर्ज लेना था, जो पिछले साल आपने 73,972 करोड़ लिया था, वो इस बार आपने प्रोजेक्ट किया 74,150 करोड़ रुपए, यानी कि 178 करोड़ रुपए का बाजार से लोन आप ज्यादा उठाएंगे। तो जब आप प्लस में है तो आप बाजार से लोन क्यों उठाएंगे। दूसरा, नाबार्ड से आपने 300 करोड़ रुपए का लोन एडिशनल लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से 10,000 करोड़ का लोन प्रोजेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। ओवरऑल जो लोन का डिफरेंस है पिछले साल और इस साल में वो है 9,442 करोड़ रुपया, यानी कि 9,442 करोड़ रुपए का जब आप लोन उठाएंगे तो उस पर आप कितना सारा ब्याज देंगे। वो ब्याज का कहीं आपने अपने अकाउंट्स में प्रोजेक्शन नहीं किया है, वो एडिशनल डेफिसिट है। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ों का खेल है, ये आंकड़ों का खेल आम पब्लिक के समझ में आता नहीं है।
राजनीतिक व्यक्ति इन पर ध्यान देते नहीं। जो अपोजिशन के लोग बैठे हैं वो खाली इस बात पर बात कर रहे हैं कि साहब किसानों को ये नहीं दिया, इनका वो नहीं किया, इनका वो नहीं किया। अरे साहब, जिस सब्जेक्ट पर आप चर्चा करने बैठे उस सब्जेक्ट पर बात करिए, उस सब्जेक्ट को सामने रख के बात करिए। ये जो आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किए इसमें कहां कमियां हैं, इस पर बात करिए। और इसका जवाब जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे वो बताएं कि क्यों डेफिसिट में प्रोजेक्शन हो रहा है, आप पब्लिक अकाउंट का पैसा अपने रेवेन्यू में क्यों जोड़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप सरप्लस में आ रहे हैं तो फिर आप 10,000 या 9,442 करोड़ का लोन क्यों उठा रहे हैं। और अगर ये बजट आप अच्छा कह रहे हैं तो ये अच्छा कैसे है, ये भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, और एक सवाल ये भी है दिलीप यशवर्धन जी, इसका जवाब भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जो लोगों को चाहिए, जैसे नौकरियां चाहिए, नौकरियां आपने कहा कि 4 लाख नौकरियां देंगे, वहीं टैबलेट स्मार्टफोन बांटने आप जो है 2 करोड़ का लक्ष्य बनाया हुआ है। लोगों को नहीं चाहिए, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें रोजगार दीजिए। महंगाई इतनी ज्यादा जो आपने बढ़ा दी है उस पर आप जो है लगाम लगाइए। जो जनता चाहती है आप वो देते नहीं है, जो नहीं चाहती आप उसको देने में लगे हुए हैं। इस पर भी रितिका जी, नौकरी देंगे या नहीं देंगे इसका बजट से कोई लेना देना नहीं होता। मैं ये क्लियर कर दूं, नौकरी देने का और ना देने का संबंध इस बजट से नहीं है, जिस सब्जेक्ट पर आज हम बात कर रहे हैं। और अगर आप कहीं से भी रेलेवेंस जोड़ना चाहती हैं तो आप नौकरियां सरकारी देख सकते होंगे, तो अगेन सरकारी नौकरी का बजट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्राइवेट नौकरियों की बात करते हैं तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्चा करेंगे ये आपने कहीं लिखा नहीं है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सरकार का डोमेन नहीं है, आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट करेंगे, वो अगेन इस बजट का पार्ट नहीं है। तो नौकरी देना ये बजट का पार्ट कहीं से है ही नहीं। चाहे पक्ष कह रहा हो, चाहे सत्ता कह रही हो कि हम नौकरियां देंगे बजट की वजह से, वो भी झूठ बोल रहे हैं। और चाहे विपक्ष इस पर अगर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो विपक्ष भी लाइन से हटा हुआ है, विपक्ष को भी नहीं पता है कि बजट और नौकरी का कोई संबंध नहीं है। एक आखिरी सवाल और लूंगी मैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है बजट को लेकर के वो कह रहे हैं ये बजट नहीं पेश किया, ये बंटवारा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं तुरंत जो है 2 लाइनों पे। अगेन मैं कहूंगा रितिका जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बंटवारा किस तरीके से है, क्या बंटवारा है? बजट में बंटवारा, फाइनेंस का बंटवारा किस तरीके से हो सकता है? क्या जो मदरसों को रेवेन्यू जा रहा है वो रेवेन्यू से हटाया गया? नहीं, सरकार जो मदरसों को रेवेन्यू दे रही थी वो दे रही थी। मंदिरों के लिए अनुदान बढ़ाया गया है, हो सकता है इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये बंटवारे का बजट है। तो ये बंटवारे का बजट अगर है या मंदिरों पे अनुदान बढ़ गया या मंदिरों के डेवलपमेंट पे पैसा लग गया, इसको आप कहते हैं कि बंटवारे का बजट है, तो ये आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि आप अपने स्टेटमेंट को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आंकड़ों में कहां कमी है ये आपने नहीं बताया, आपने एक लाइन का बजट बात कह दी कि ये बंटवारे का बजट है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं रामजी भाई यहाँ पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस स्टेटमेंट को सिरे से नकार रहे हैं। सिद्ध कैसे करेंगे आप कह रहे हैं कि बंटवारा है, कैसे है बंटवारा? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ रामजी भाई समाजवादी पार्टी से। ये आप सीधे सीधे देख सकते हो कि बजट में जिस तरह से कसीदे पढ़े गए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से विद्युत व्यवस्था पर बात होनी चाहिए तो खासकर काम होना चाहिए था। आखिर बजट पे ये है ही खाते कि हम कितने विद्युत पावर प्लांट लगा देंगे, कितने नए डिग्री कॉलेज और जो पुरानी जो बिल्डिंग्स है अन्य सरकारों ने, चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, उन जो बिल्डिंग्स जो जर्जर हो गई हैं वो बिल्डिंग्स कैसे तैयार होंगी, शिक्षा के क्षेत्र पे कैसे हम डेवलप कर पाएंगे। ये बंटवारे का बजट कैसे हुआ राम जी? बंटवारे का बजट कैसे हुआ है? बंटवारा कहना हो सकता है उनका वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, वो आपने ठीक कहा है, लेकिन हम तो कह रहे हैं हमें भाई धरातल पर बजट किस तरह से पेश होना चाहिए था वो सामने दिखना चाहिए ना। हम आखिरकार हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? आप क्योंकि देख ही रहे हो महंगाई कितनी तेजी से बढ़ गई है, महंगाई को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र पे हम हमारे जो नौजवान हैं उनको कैसे हम कौन से स्कूल में पढ़ाएं ताकि वो, अब चूंकि आप सरकारी नौकरी दे नहीं पा रहे हो, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दे ही दिया स्वरोजगार वाला, स्वरोजगार देख लीजिए, पकौड़ा तल लीजिए और तमाम चीजें। तो बजट में ये चीजें कैसे हम क्लियर कर पाए कि हमारे जो बिल्डिंग्स हैं विद्यालय की है, विद्युत व्यवस्था है, इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे? जी ठीक है। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। श्रीनिवास पांडे जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को किस तरीके से बीजेपी ले रही है? पहले वो तो उनका स्टेटमेंट ही गड़बड़ रहता है और उन्होंने जो संसद में अब क्या कर दिया, उन्होंने अपना दिखा दिया कि उनका कितना स्टेटस है
और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनकी बात पे मैं सहमत हूँ। चाहे वो उन्होंने सही कहा कि हम ये बजट से हम रोजगार और ये सब नहीं करेंगे, रोजगार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वाइट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी उनकी बात को समझ गया कि मैं भी इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, तो हम बजट से ये नहीं कर सकते कि हम रोजगार और ये सब करेंगे। ये हमें कंपनी को इन्वाइट करना पड़ेगा, तभी बजट वो चीज पास होगी। और जो योगी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं भी देख रहा था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब और वुमेन पे भी किया है कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो धरातल में वो चीजें आनी चाहिए। चाहे हमारी सरकार हो चाहे कुछ हो, हम अपनी चीजों को भी कमियां पे, ये नहीं है कि हम दूसरे सरकार के लिए लुका छुपी करते, वो धरातल पे वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो डेफिशिएट हो रहा है हमारा, कि जो तो उन्होंने कहा तो 534 रुपए का हो रहा है, तो उन्होंने बहुत सही ढंग से कहा, तो उस चीज को हम अप्रिशिएट करते। जो चीज हमें सही लगेगी उसको हम लेंगे, जो चीज फालतू लगेगी वो हम चीजें नहीं लेंगे। और वो 534 रुपए का डेफिशिएट, उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा यूपी में, और ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो डेफिशिएट हो। और जितना हमारे साथ लोन कम होगा उतना हम मतलब स्टेट हमारा मतलब अच्छे से नहीं जाएगा। लोन को हमें भरपाई करनी होगी, ये चीज हमें करनी पड़ेगी। और ये चीज मैं योगी सरकार को बोलूंगा भी, अपनी सरकार को बोलूंगा कि ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। और ये जो इनका पॉलिटिकल एनालिसिस का है, उनका मैं बातें को बहुत गौर से मुझे अच्छी लगी है, तो उस चीज पे हम काम करने का कोशिश करेंगे। और वो सरकार तक भी बात पहुंचेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार इंप्लीमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को इन्वाइट करें कि यूपी में रोजगार बढ़े और यूपी की मतलब स्थिति सुधरे। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। प्रितपाल सिंह सलूजा जी, आप बीच में भी अपनी कुछ बातें रखे तो एक सवाल मैं ऐड कर लेती हूँ और अपनी बातों को आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। प्रितपाल सिंह सलूजा जी, जो जनता जिस उम्मीद से देख रही थी, क्योंकि कई पॉइंट्स को, कई बिंदुओं को भी जो है इस बजट में यहाँ पर रखा गया है, जो पहले मैनिफेस्टो था बीजेपी का, कई मुद्दों को इसमें रखा गया है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि क्या बीजेपी, जो जनता ने उम्मीद रखी थी बीजेपी से, वो बीजेपी पूरा कर रही है, योगी सरकार? देखिए रितिका जी, यशवर्धन जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जो बजट होता है ये आय व्यय, यानी हम पूरे साल क्या टैक्स लेंगे और पूरे साल जो हमारा पैसा आएगा उस पैसे को हम कहां कहां लगाएंगे। पिछली बार भी ये बताया गया कि इतना 5.5 लाख करोड़ का बजट होगा, इतने हजार करोड़ का हम इन चीजों पे लगाएंगे। और जैसा कि यशवर्धन जी ने बताया, ये बजट जो होता है, ये इसको नौकरी से कुछ लेना देना इससे कुछ होता नहीं है। देखिए सरकारें जो होती है वो योजनाएं लाती है, सरकारों का काम होता है योजना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, नई नई यूनिवर्सिटियां बनानिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे काम करना, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करना। जो हमारे साल भर का जो बजट हमसे आपसे जो टैक्स के रूप में सरकार अर्जित करती है, वो हमारे ऊपर जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमें फिर वापस करती है। ये सरकारों का काम होता है, इसी को हम बजट कहते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो कर्ज है तकरीबन 38% अपने कुल जीडीपी का जो है वो कर्ज है। जैसे अभी यशवर्धन भाई ने बताया इसकी चीज को, इतना वो के ऊपर डेफिसिट आएगा इस बार का, तो कुल मिलाकर जो पिछला कर्ज चलता आ रहा है वो कुल जोड़ते वो कुल जीडीपी का 38% कर्ज हम चाहे रिजर्व बैंक से ले चुके हो, चाहे हम विदेश से ले चुके हो, चाहे अन्य संसाधनों से हम उत्तर प्रदेश के लिए कर्ज जो पुरानी सरकारी हो या वर्तमान सरकारें वो ले चुकी है। इस ओर कोई भी ध्यान किसी का भी नहीं है। जैसे कि यशवर्धन भाई ने बताया कि जो हम किसानों से जो लैंड के नाम पे जो हम लोगों ने 500 समथिंग करोड़ रुपए का जो अर्जित किया था, इस बार हमने उसको बढ़ा के और चाहा कि हम किसानों को ले पाएंगे। ये साल भर में तब हो पाएगा जब किसान 2020 और 21 का जो बजट था, तब ये भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम अगले साल 100 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं, जो किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी। उसके ऊपर क्या हुआ? क्या हम समीक्षा करते हैं 2020-2021 की? क्या हम समीक्षा करते हैं 19-20 की? क्या हम समीक्षा करते हैं 18-19 की या 17-18 की? नहीं, हम अपने भाषणों में हम बातें करते हैं जनता के लिए। जो सरकारें बजट पेश कर रही है उसमें जनता को कितना अच्छी तरह हम वो उनको सपने दिखा पाए, सपने अपने हम बेच पाए, उस तरह की ही बात हम रख पाते हैं। हम दिल्ली के अंदर हम जब 2013 में आए थे रितिका जी, तब शीला जीत की सरकार में 30,000 करोड़ का बजट मात्र हुआ करता था। ना बिजली मुफ्त थी, ना पानी मुफ्त था, ना आवागमन मुफ्त था, ना युवाओं को वाईफाई मिल पा रही थी, ना सड़कें थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। बहुत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। आज हमने दिल्ली के अंदर जो कर्ज था, एक चवन्नी का भी कर्ज नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो
बता रहे कि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, तो वो कर्जा ऐसा नहीं है कि आपका कर्जा नहीं है, आप अपना पूरा आंकड़ा कीजिए, आपका बहुत कर्जा है। और सेकेंडली आप मतलब जो बिजली फ्री दे रहे हैं ना, बिजली को फ्री देके आप लोगों को वो मतलब नहीं कर रहे हैं, आप इतना मत बनाइए। मुझे भी पता है कि कितना कर्जा है दिल्ली में, कुछ नहीं। ये आप लिपापोती मत कीजिए, अपनी सरकार की बड़ाई मत कीजिए। आपके कह देने से, बड़ाई मात्र कर देने से नहीं हो जाता, आप पे भी बहुत ज्यादा कर्जा है और आप वो कैसे पूरा करेंगे वो है। आपने तो पूरा पैसा ही खा गए, पूरा जो आप केंद्र सरकार के थे आपने तो उसमें खा दिया। आपका कितना है बिजली में? आप क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? बिजली पे पूरा बेवकूफ बनाते 300 यूनिट पे। तो आप अपना वो मतलब अपना लिपापोती मत कीजिए, आपके बहुत ज्यादा कर्जा है। आप अपना पूरा आंकड़ा उठाइए, आंकड़ा उठा के बात कीजिए, वो पूरा निकाल के ना मैं आपके टाइम्स में आपके दिल्ली सरकार को चिपका दूंगा, पूरा चिपका दूंगा कि कितना आंकड़ा है। मैं भी स्टडी करता हूँ आंकड़ा का। दिल्ली के माला मत जपिए अपनी केजरीवाल की। केजरीवाल देश को बेच खाएंगे अगर वो प्रधानमंत्री बन गए। भूल के प्रधानमंत्री तो बनने का सपना ही ना देखे, वो बेच खाएंगे कुछ चीज है। आप दिल्ली का मतलब क्रिया वो हनुमान चालीसा मत पढ़िए, चालीसा पढ़िए उनकी बड़ाई का। बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा कर्जा है। हनुमान चालीसा पर आ गए, बहुत मतलब है वो कर्जा बहुत ज्यादा है। केजरी चालीसा मत पढ़िए, बहुत कर्जा है। आप पूरा देखिए ना, 0% क्या कर्जा है। आप पूरा देखिए वर्ल्ड बैंक का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, दिल्ली में कितना कर्जा है। फिर आप ला के देखिए, मुझे डाटा दिखाइए, मैं भी देखो कितना कर्जा नहीं है दिल्ली में। दिल्ली की तो और भयंकर स्थिति है। और पंजाब सरकार आपसे संभली नहीं जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे, अरे योगी आदित्यनाथ ने जितना है वो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और जो बेरोजगारी का है ना 18% से 2.1 आ गई है। अब बोलिए, अब मैं भी बोलूंगा अपनी सरकार की बहुत बड़ाई करूंगा। आप सुनने को करेंगे, 2.1 आ गई, 18.1 से 2.1 आ गई बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट 2.1 आ गया, 18.1 से 2.1 हो गया। 729 करोड़ बजट वुमेन और सेफ्टी में दिया। वुमेन ने हमें चुना क्योंकि वुमेन की सेफ्टी है, हमारा पूरा हॉस्पिटल है, सब कुछ है हमारा। हम क्या करेंगे? बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। केजरी चालीसा आप नहीं पढ़ेंगे, हमारा पूरा सेफ्टी, हमारा पूरा बजट है, पूरा बजट हमने सही बजट पेश किया है, बजट पेश हमने सही किया है। जो आप डेप्यूटेड वो चीज नहीं बोलेंगे कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर दिया, केजरीवाल ने बहुत कर दिया, 0% वो नहीं कर दिया। आप कुछ भी नहीं किया है, दिल्ली को बेवकूफ बनाया। शीला दीक्षित का शीला दीक्षित ने जितना अच्छा काम किया था केजरीवाल उसके आसपास ही नहीं पहुंच पाएंगे। एक सेकंड प्रितपाल जी, एक सेकंड। शीला दीक्षित ने जितना अच्छा काम किया, शीला दीक्षित दिल्ली की सड़कें खराब है, शीला दीक्षित में के राज्य में पूरी सड़कें चमकती रहती थी। आज गड्ढे से सड़कें, आप दिल्ली के आसपास बाहर जाइए ना, वहां से बदबूदार मिलेगी। मॉडल करते हैं दिल्ली का मॉडल। मैं आपको दिखाता हूँ ना दिल्ली की तस्वीर, मैं पूरा आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, स्लाइड में प्रेजेंटेशन कर दूं। बोलिए कहाँ पे आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन दिल्ली का करूं? अच्छे से आपको प्रेजेंट करता हूँ। कहाँ मुझे कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन केजरीवाल का पूरा अच्छे से करूंगा। दिल्ली के मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, मैं पूरा स्लाइड प्रेजेंटेशन करूंगा ना केजरीवाल का, उनका कमियां दिखाऊंगा कि उनको क्या है। शीला दीक्षित के में काम में और उसके काम में मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो शीला दीक्षित जी की बड़ाई करता हूँ क्योंकि उन्होंने दिल्ली का विकास किया था, सही मामले में दिल्ली का विकास किया था, तो वो शीला दीक्षित जी थी। अरे उत्तर प्रदेश, एक सेकंड, अरे छोड़िए, आप बेवकूफ बना के 10 साल तक राज किया, 15 साल आप नहीं आएंगे, 2025 में आप आने वाले नहीं है। आप बेवकूफ बनाते हैं। हाँ मुझे तो, मैं तो देखूंगा ना, मैं आपको केजरीवाल का चेहरा दिखाऊंगा केजरीवाल का। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मजबूरन आवाज बंद करनी पड़ेगी। इस तरीके से चर्चा खराब क्यों करते हैं आप लोग? बोलिए 3000 मेगावाट पैदा, प्रितपाल जी एक सेकंड, बाकी सब एक सेकंड प्रितपाल जी, एक सेकंड। लोगों का 500 रुपए का बिल अगर नहीं दे पा रहे, बिजली का कनेक्शन कट रहा है। आज मेरे पास 4 लोग आए, उन्होंने अपना अपना मकान बेचने के लिए लिखवा दिया मेरे पास कि भैया मेरे पास बिजली का पैसा नहीं है, बिजली मेरा घर का कनेक्शन कट गया है। आप बोलो, आप कह रहे हैं यहाँ पे हम आधी बिजली का रेट कर दे रहे हैं। जब आप बिजली पैदा नहीं करें तो बिजली लोगे कहाँ से? खरीदोगे? 24 घंटे बिजली आती है, कोई नहीं कटती है। सरकार बिजली कितना पैदा करती है साल में? दिल्ली में 24 घंटे रहती थी, वो 10 घंटे कट रही है। एक एक करके एक आखिरी कमेंट लेंगे आप सभी का 30 सेकंड में। सबसे पहले लूंगी दिलीप हर्षवर्धन जी, आपका एक आखिरी कमेंट।
रितिका जी, बजट मैंने कहा कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से होने चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और आंकड़े पॉजिटिव होने चाहिए। जब सरकार बिना लोन के बजट पेश करेगी, बिना डेफिसिट के बजट पेश करेगी और पॉजिटिव बजट पेश करेगी, लोन देने की बात करेगी, लोन लेने की नहीं। अगर ये स्टेट दूसरे स्टेट को देने की बात करेगी, लोन देने की बात करेगी, मैं उस बजट को ज्यादा अच्छा मानूंगा। और मैं फ्री की स्कीमों के समर्थन में न कभी रहा हूं न कभी रहूंगा, चाहे वो भाजपा दे, चाहे वो सपा दे, चाहे वो समाजवादी पार्टी दे, चाहे वो आम आदमी पार्टी दे, चाहे वो बिजली की बात हो, लैपटॉप की बात हो, स्कूटी की बात हो, कोई भी बात हो। जो फ्री स्कीमें हैं, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इनका मैं जन्मजात विरोधी हूं और मैं हमेशा विरोध करूंगा, क्योंकि ये इस देश के लिए दीमक है। और ये जो बजट में डेफिसिट आ रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण इस देश में रिजर्वेशन और फ्री की पॉलिसी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रामजी भाई समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में, 30 सेकंड में सब अपना कमेंट रखें। ठीक है, प्रितपाल सिंह सलूजा जी, 30 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए रितिका जी, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि फ्री की चीजों का मैं विरोध करता हूं। देखिए दिल्ली के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, दिल्ली के अंदर बजट को हम लोग ने कई गुना बढ़ा दिया। करीबन पिछली सरकार से लेके तो 100 गुना ज्यादा बजट हम लोग ने दिल्ली में बढ़ा दिया। उसके बाद भी हम दिल्ली में मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, क्योंकि हम दिमाग से काम करते हैं। अगर हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो 1200 करोड़ रुपए हम उसके लिए अलग बजट के रूप में रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है हम बिजली आधा देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में पैदा करने की जो ताकत है उत्तर प्रदेश सरकार के पास 3000 मेगावाट है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो खपत है वो 24,000 मेगावाट है। बाकी अडानी अंबानी से महंगी बिजली खरीद के कैसे हम आपको आधे रेट में देंगे? लोगों का बिजली का कनेक्शन कट रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, थाली में रोटी नहीं है। आप बजट में उनके लिए सोचते, गरीबों का कुछ नहीं सोचा गया। बार बार ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आके यहाँ पे पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो सरकारी 12.5 लाख नौकरियां जो उत्तर प्रदेश में, जिसमें 4.5 लाख अभी भी रिक्त है, उसके ऊपर कुछ सोच लिया होता, उनकी भर्ती के ऊपर कुछ ज्ञान लगा लिया होता। दिल्ली में हम लोगों ने मुफ्त भी दिया और दिल्ली का बजट भी ओके रखा और दिल्ली को कर्ज से भी बाहर किया आम आदमी पार्टी ने, ये हमने करके दिखाया। ठीक है। दीपचंद्र राठौर जी कांग्रेस पार्टी से। आधुनिक रितिका जी, ये बजट कैसे खुशहाली और संपन्नता लाएगा, सबसे बड़ा सवाल। एक मैंने अभी देखा पांडे जी जिस तरह की बातें कर रहे थे, मुझे लगा कहीं ना कहीं वो अपनी बात रख नहीं पाए, कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस बजट में निवेश की कोई संभावना नहीं दिखती है। गरीबों के हाथ में पैसा कैसे आएगा, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, ये घोषणा की सरकार है, इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया था लोक कल्याण संकल्प के वादों को इन्होंने सिर्फ पूरा करा, ये एक तरह का बजट नहीं है जिससे गाँवों में उदासी है। ठीक है। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से, रखे अपना कमेंट। पहले वो तो ये जो कांग्रेस जी ने कहा कि हम बजट नहीं रखे, जो दिल्ली का वो गया था, जिसका जो काम सही रहता है हम उसी की बात कहते हैं। और आपकी शीला जी दीक्षित की इसलिए बात सही कही क्योंकि हमें उनका काम सही लगा था। और जो जहां तक बजट की बात है, कोई बजट लुभावना नहीं है। इस पे वुमेन पावर पे भी खर्च होगा, रोजगार पे भी खर्च होगा, वो चीज है। हाँ, डेफिशिएट है और ये सब सरकार आप ही और कांग्रेस भूल जाती है कि 18 घंटे इनकी बिजली 1980 का दशक देख लेंगे, इनके में 20-20 घंटे बिजली नहीं रहती थी बिजली। और ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को कर्ज मुक्त कर दिया, तो आंकड़ा उठा के देख ले, ये भी ऐसे चले आते बिना आंकड़े के। इनकी अभी डेफिशिएट में है, ये पूरे डेफिशिएट में है। इन्होंने कोई कर्जा मुक्त नहीं किया, कर्जा ले लेके कर्जा देश को कर देंगे। और जो सरकार बाद में आएगी ना, ये केजरीवाल 2025 में चले जाएंगे तो वो सरकार के जिम्मे मकड़ेगा। जैसे भाजपा, कांग्रेस और सपा ने इतना ज्यादा हम पे लोन लाद दिया है कि उसका लोन का हमें भरपाई नहीं कर पा रहे, लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे। अब मैंने आपकी बात नहीं कर पा रहे, तो ये सब इनके लुभावने हैं। ये बस देश को बेच के खाने का इन्होंने काम किया। देश की हम लोग देश को मतलब सुधारने का काम हम लोग करेंगे और निश्चित करेंगे कि देश का हमारा राज जाएगा और देश सुधर जाएगा। आप जैसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में देश बच्चे भ्रष्टाचार आप लोग मेरा गठ में बताया। आप लोग बोलिए नहीं भ्रष्टाचार, चिंतन सेवर करते, चिंतन ही सेवर करते रहिए, कांग्रेस आने वाली नहीं। बता दो कि लड़ा कैसे चिंतन सेवर कीजिए, चिंतन सेवर कीजिए, गांधी बीच में रहिए, चिंतन सेवर कीजिए, उसी में आप खुश रहिए चिंतन सेवर करके। उसमें कुछ होने वाला नहीं क्योंकि गांधी परिवार के हाथों की कठपुतली है आप लोग। ठीक है प्रितपाल जी समय कम है। श्रीनिवास पांडे जी, प्रितपाल जी प्लीज, समय कम है हमारे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने
विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। योगी सरकार ने इस बार बम्पर बजट पेश किया है। सीएम योगी ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन इस बड़े बजट को लेकर के विपक्ष तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ कागजों पर है, आंकड़ों पर है, धरातल पर बीजेपी सरकार जो है फेल होती नजर आ रही है। युवा बेरोजगार है, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।